नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की भी शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की ही खबर से। मुंबई का पहला लैंड बेस्ड केबल स्टेड ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। रे रोड पर बना ये हाईटेक पुल जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो मुंबई वासियों के लिए किस तरह से ये बड़ी राहत की खबर है, किस तरह से ट्रैफिक से निजात मिलने वाला है मुंबई वासियों को, सुजाता द्विवेदी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और ऐतिहासिक जुड़ाव हो चुका है। रे रोड पर बना मुंबई का पहला लैंड बेस्ड केबल स्टे ब्रिज अब पूरी तरह से तैयार है। इस 6 लेन वाले ब्रिज से बाइकला ईस्ट से लेकर महूल रोड और ईस्टर्न फ्रीवे तक की कनेक्टिविटी तेज और सुगम हो जाएगी। महारेल ने इस ब्रिज को 3 सालों में कम समय में पूरा किया और पूरी सुरक्षा और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रूफ चेकिंग हमने IIT मुंबई से कराई। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कड़ी मेहनत लगी। रेलवे टिकट काउंटर, 130 से ज्यादा चॉल्स और 15 शेड्स को रिलोकेट किया गया ताकि पुल का रास्ता तैयार हो सके। अब ये 266 करोड़ की लागत से बना 385 मीटर लंबा पुल मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू करेगा। अब ये ब्रिज बनने से ना हमारे लोग का बहुत फायदा हुआ। हाँ, अब जितना जल्दी इसकी ओपनिंग हो जाए उतना हम लोग के लिए अच्छा है। ये ब्रिज बनने से पब्लिक का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि दारू खाना जाने के लिए भी अच्छा है, रई रोड आने के लिए भी अच्छा है, मस्जिद बंदर जाने के लिए भी अच्छा है, और ये फ्रीवे से भी जोड़ेंगे तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा की है। रे रोड केबल स्टे ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि मुंबई की रफ्तार को नई ऊंचाई देने वाली अहम कड़ी है। मुंबईकरों को ट्रैफिक की समस्या से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस पुल से हार्बर लाइन के ऊपर से गुजरते हुए सीधा ईस्टर्न फ्रीवे से जुड़ा जा सकेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तकरीबन 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। लंबे समय से ये स्पेशल सेल के रडार पर थी। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको शुभांग ठाकुर की इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर हाशिम बाबा हत्या, लूट और जबरन वसूली जैसे अपराधों के चलते तिहाड़ जेल में कैद है। उसकी पत्नी जोया खान को दिल्ली के वेलकम इलाके से 270 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रग्स मुजफ्फरनगर से आए थे, जिनकी डिलीवरी आगे करनी थी। स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार जोया हाशिम बाबा के जेल में होने के बावजूद उसके गैंग की गतिविधियों को संभाल रही थी, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं थे। 33 वर्षीय जोया की स्टाइलिश और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल देखी जाती थी, जो अब अपराध की दुनिया से जुड़ी उसकी असल पहचान को उजागर कर रही है। हाशिम और जोया पड़ोसी थे। साल 2017 में उन्होंने शादी कर ली। ये हाशिम की तीसरी और जोया की दूसरी शादी थी। जोया हाशिम से जेल जाकर मिलती थी और गैंग को ऑपरेट करने की चर्चा करती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लंबे इंतजार के बाद जोया खान उनकी गिरफ्त में आई है। ऐसे में पुलिस ड्रग्स और गैंग को लेकर पूरी जानकारी बटोरने की कोशिश करेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। और नेता के अटपटे बयान पर अब किस तरह से विवाद शुरू हुआ है उसकी बात करते हैं। भगवान अगर खुद भी बेंगलुरु की सड़कों पर आ जाए तो यहाँ की ट्रैफिक जैम की समस्या खत्म नहीं होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के इस बयान के बाद उनकी खूब किरकिरी हो रही है। पूरा विवाद क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हर तरफ जाम, ये बेंगलुरु की सड़कों की सूरत है। आबादी 4% की दर से बढ़ रही है, गाड़ियां 8% की दर से। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस शहर में 1 करोड़ 14 लाख गाड़ियां हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खस्ता हाल है। शहर में 16,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन हैं सिर्फ 6,500 के आसपास। ऐसे में बेंगलुरु के शहर विकास मंत्री DK शिव कुमार को लगता है कि मौजूदा हालात में भगवान भी इस शहर को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा नहीं दिलवा सकते। Within 1 year, 2 year, 3 years, मैं यहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ कि भले ही स्वयं भगवान स्वर्ग से उतरकर बेंगलुरु की सड़कों पर चलें, फिर भी 1, 2 या 3 साल में कुछ नहीं बदलेगा। स्थिति चुनौतीपूर्ण है। हमें सही तरीके से योजना बनानी होगी और परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। हम भविष्य के लिए बेहतर कॉरिडोर विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं।
शहर में तकरीबन 75 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है और इतनी ही और बननी बाकी है। 16,500 करोड़ रुपए की लागत से 18 किलोमीटर लंबा सुरंग मार्ग बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन अड़चनें कम नहीं है। I don't know what is the realistic idea of doing a tunnel road. मुझे समझ में नहीं आता कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लोगों की अपनी अपनी राय है। शायद उनमें से कोई इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अदालत में भी जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़कें चौड़ी करने और दूसरे विकल्पों के साथ साथ जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि निजी वाहन की जगह लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आप कुंभ नहाने जाएं और घर में बीमार बूढ़ी माँ को बंद करके जाएं, ये कल्पना ही सेहरा देती है, लेकिन ऐसा झारखंड के रामगढ़ इलाके में हुआ है। बुजुर्ग की चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। इस महाकुंभ में जिन करीब 60 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है, उनमें करीब 42 करोड़ महिलाएं रही हैं। ये बात प्रयागराज के झूसी स्थित गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान की एक रिसर्च रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि इस कुंभ में शामिल होने वालों में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। इनमें भी 18 से 35 साल की महिलाएं ज्यादा हैं। 40 के अंदर की महिलाएं जो अपनी नौकरी और परिवार से छुट्टी लेके 2-3 दिन के लिए यहाँ आई, स्नान किया और कथा प्रवचन में भाग लिया, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज था। पिछले कुंभों में महिला पुरुष का अनुपात आधे आधे का था, लेकिन अब दिख रहा है कि 10 लोगों के समूह में 7 महिलाएं होती हैं, यानी 40% की बढ़ोतरी। शोधकर्ताओं के अनुसार महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के पीछे प्रमुख वजह सुरक्षित वातावरण है, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह बदलाव शिक्षा तक अधिक पहुंच, आत्मविश्वास में वृद्धि और विकसित होते सामाजिक मानदंडों की ओर इशारा करता है। प्रयागराज से NDTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। और अगली परेशान करने वाली खबर आपको बिहार के सासाराम से दिखाते हैं, जहां 10वीं की परीक्षा के दौरान नकल कराने से इनकार करने पर एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल परीक्षा हॉल में कुछ स्टूडेंट्स नकल करना चाहते थे, दूसरे छात्रों पर दबाव बना रहे थे, लेकिन उन्हें मना करने पर अगले दिन परीक्षा हॉल के बाहर गोली मारी गई। बिहार के सासाराम के ताराचंडी इलाके में प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों में ज्यादातर 10वीं के विद्यार्थी हैं। इनके 2 दोस्तों को इसलिए गोली मार दी गई कि वो हिंदी की परीक्षा के दौरान दूसरे विद्यार्थी को नकल करने में मदद नहीं कर रहे थे। इनमें से एक विद्यार्थी अमित कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं संजीत नाम का दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। टेम्पो को बोला कि रोक नहीं तो तुमको भी मार देंगे, तो रोका ना, तो इधर उधर सब लड़का भागने लगा और हम बीच में थे और हम सबसे लास्ट में निकले तो हमको धके और मारने लगा पूरा लाठी ले। यहाँ पर घायल किया और थोड़ा पीछे हम लोग परीक्षा हॉल से आ रहे थे तो ताराचंडी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ताराचंडी क्रॉस किए तो हम लोग के पास टेम्पो थे, तो टेम्पो पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगा वो लोग, जो कि 3 गाड़ी से था और 3 हथियार लिया था, जो गन था, एक तलवार लिया था, 3 हौकी लिया था। वो लोग आके फिर टेम्पो पे फायरिंग किया तो टेम्पो के टायर पंचर हो गया, तो उसी में इसको गोली लग गया। अमित और संजीत अच्छे विद्यार्थी माने जाते थे और इस कारण परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ लड़के उन पर दबाव डाल रहे थे कि वे उन्हें अपनी कॉपी से नकल करने दें। मना करने पे पहले उन्हें देख लेने की धमकी दी गई और अगले दिन जब वे ऑटो से घर लौट रहे थे तो उन्हें घेर कर गोली मार दी गई। यहाँ पे आके बात किया था, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, हम पूरा कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन भी दिए हैं, ठीक है। उसी को लोग मतलब कन्विंस होते हुए वो लोग अपना लाश को दहन संस्कार के लिए लेके गए थे और पूरा अभी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, अभी पूरा शांतिपूर्वक है। हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना के सुवारा में सड़क जाम कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वहीं इस जघन्य वारदात ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV। और दिल्ली में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का सेवा भाव जो दिखा शरद पवार के लिए, वो चर्चा में है। शरद पवार को न सिर्फ उन्होंने बैठने में मदद की, बल्कि पानी का गिलास उनके सामने रखा और ये तस्वीरें देखते हुए जो हॉल है वो तालियों से गूंज उठा। किस तरह से ये केमिस्ट्री चर्चा में बनी हुई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
ये तस्वीर काफी कुछ कहती है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर जब शरद पवार अपना वक्तव्य देकर मंच पर लौटे तो प्रधानमंत्री ने उनके लिए खुर्ची लगाई। इस शिष्टाचार ने सबका दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। शरद पवार ने उन्हें समारोह में आने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जब समारोह का आमंत्रण देने में प्रधानमंत्री के पास गया तो 1 मिनट में उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसके लिए भी मैं आभारी हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मराठी भाषा से अपने लगाव की कहानी लोगों से साझा की। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के रिश्तों के बीच पिछले कुछ वर्षों में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। कुछ साल पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था और बीते लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पवार को भटकती आत्मा तक कह दिया। पवार भी समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते रहे हैं, फिर चाहे मणिपुर की घटना के मुद्दे पर मोदी की भूमिका हो या फिर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा। लेकिन राजनीति के बाहर जो आपसी सम्मान दोनों ने दिखाया है वह यह बता रहा है कि कई बार रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।